हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड अब शुरुआत हो चुकी है हमारे 9th चैप्टर की। और 9th चैप्टर है हमारा द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। तो इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन को, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या आप सब तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर पहुंच रही है? देखो मेरे हिसाब से तो पहुंच रही होगी क्योंकि मैंने सारा चेक करके ही क्लास स्टार्ट की है। क्यों पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, एक बार मुझे कमेंट करके इतना तो आप बता ही सकते हो, है कि नहीं है? चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ते समय। तो क्या क्या हैं? What do you think is happening in the picture above? सबसे पहला कि ऊपर पिक्चर हमने क्यों मिस कर दिया? ऊपर पिक्चर में आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा होगा? देखो क्या लग रहा है, देखो कौन है ये? महात्मा गांधी जी हैं, है ना? और ये सारे लोग क्या देख रहे हैं? नमक, सॉल्ट एक्ट के बारे में आप सबने सुना है, राइट? किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने ये मुहिम स्टार्ट की थी, क्योंकि सॉल्ट क्या है? एक बेसिक हम बोल सकते हैं इंग्रेडिएंट है जो हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला है ना? और इस पे से टैक्स हटवाने की बात की गई थी। तो यहाँ पे सारे के सारे सॉल्ट को ही देख रहे हैं। आगे इस चैप्टर में सॉल्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? सॉल्ट किसकी तरह काम करता है? सॉल्ट एक सॉल्यूट की तरह काम करता है। अभी तो हमें नहीं पता कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि जो यहाँ पे सॉल्ट है वो किस तरीके से सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है। क्यों यहाँ पे मैंने बोला कि सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमें पता होना चाहिए कि ऊपर पिक्चर में क्या चल रहा है। तो ऊपर पिक्चर में सारे के सारे सॉल्ट को, ठीक है, नमक को देख रहे हैं। Now the second one is what happens when you add too much sugar to your tea and it stop dissolving. How can you solve this problem? अगर आपने अपनी चाय में बहुत भर भर के चीनी डाल दी, जिसकी आपको बहुत आदत है ना, ज़्यादा चीनी पीने की आदत है, तो मान लो आपने अपने चाय में बहुत सारी चीनी डाल दी है, अब वो डिजोल्व ही नहीं हो रही है चाय के अंदर, तो आप क्या करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? थर्ड थिंग, वाई डू शुगर एंड सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर बट नॉट इन ऑयल? शुगर और सॉल्ट जो है वो पानी के अंदर तो डिजोल्व हो जाते हैं लेकिन ऑयल के अंदर डिजोल्व नहीं होते। क्यों? Why is water considered a good solvent? वाटर को हम गुड सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? और इनफैक्ट वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है? Why are water bottles usually tall and cylindrical in shape instead of spherical? जो वाटर बॉटल्स होते हैं वो टॉल क्यों होते हैं, वो सिलेंड्रिकल शेप में क्यों होते हैं, वो स्फेरिकल शेप में क्यों नहीं होते? तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक? और भी अगर आपके दिमाग में अपने मन से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में क्या इसका आंसर मिल जाएगा, तो आप वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए फिर करते हैं शुरुआत। यू मस्ट हैव टेकन एन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS, है ना? जब क्या होता है डायरिया वगैरह, या फिर जब बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा हम धूप में रह लेते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? ORS कंज्यूम कर लो, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे जो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हुई है। डिहाइड्रेट का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है? तो जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो ORS पी के हम अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं? रिहाइड्रेट कर लेते हैं, ठीक है? जो पानी की कमी थी, अब वो पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। सो एट सम टाइम इन योर लाइफ ORS इज यूज्ड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन बाय कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड। तो ORS से हमारी बॉडी क्या रहती है? हाइड्रेटेड रहती है। तो या तो आप ORS पी लो क्योंकि तब आप बीमार थे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा वाटर कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, तो आपको पानी की कमी हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई आप पानी ही कम पी रहे हो, पूरे दिन में एटलीस्ट आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, एंड इफ यू आर नॉट कंज्यूमिंग 8 to 10 ग्लास वाटर तो आपको डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। खास करके गर्मियों की अगर हम बात करें तो गर्मियों में पानी नहीं पीते, कैसे हमारा गला सूख जाता है, कैसे बहुत ज़्यादा हमको प्यास लगती है, फिर भी अगर हम पानी नहीं पी रहे तो बॉडी को तो वो चीज़ लगेगी ना भाई, बॉडी को तो पानी की कमी महसूस होगी, तो हमारी बॉडी जो होगी वो क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी कि पानी की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर। सो यू हैव लर्न्ड
टू प्रिपेयर ORS एट होम इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। तो ग्रेड 6 में हमने ये देखा था कि हम अपने ही घर पे ORS किस तरीके से बना सकते हैं। You may have wondered why every sip of your homemade ORS tastes the same no matter how much you drink. Why does it not taste salty in one sip and sweet in another? तो ORS हम कैसे बनाते थे? सॉल्ट एंड शुगर की हेल्प से हम ORS बनाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भले ही हम बाहर से ORS खरीद के लेकर आए या फिर हम अपने घर पे भी ORS बना रहे हैं, तो जब हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो उसका हर सिप में टेस्ट सेम आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा है कि एक सिप हमने पिया तो हमको सॉल्टी टेस्ट आना चाहिए, एक सिप हमने लिया तो हमको स्वीट टेस्ट आना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हमें एक यूनिफॉर्म टेस्ट क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर वो जो ORS है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया ना, वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज व्हेन यू ऐड शुगर एंड सॉल्ट टू वाटर दे फॉर्म अ मिक्सचर। जैसे ही शुगर और सॉल्ट को हम पानी के अंदर ऐड करते हैं तो वो मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे इन विच द कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। वही जो चीज है मैंने आपको बताई, वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से पानी के अंदर जो है वो सॉल्युबलाइज हो जाता है, पूरी तरीके से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होता है। इसीलिए हमें हर एक सिप सेम लगती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हमको हर एक सिप कैसी लगती है? सेम लगती है। नाउ कैन यू प्रिडिक्ट वेदर दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म और नॉट? क्या आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या ये मिक्सचर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? कौन सा मिक्सचर? What happen when a chalk powder is mixed with water? जब चॉक पाउडर को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो डज इट फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर? क्या ये हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा? तो चॉक पार्टिकल्स जनरली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। पानी के अंदर हमने चॉक पाउडर डाला, जब तक हम उसको स्टिर कर रहे हैं तब तक तो हाँ भाई ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, सारे के सारे चॉक के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे? नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है, बॉटम पे आ जाएंगे। दैट मीन्स अगर कोई चीज ऐसी हो रही है तो वो उसको सोल्यूशन तो नहीं कहेंगे हम, ठीक है, वो सोल्यूशन तो नहीं है, तो वो क्या है? वो मिक्सचर है। जब तक हम उसको मिक्स करते जा रहे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसको मिक्स करना बंद कर दिया क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स दैट इज नॉट सोल्यूशन, दैट इज अ मिक्सचर, ठीक है। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक। नाउ when salt and sugar are mixed with water, अच्छा सॉल्ट और शुगर जब मिक्स कराए जाएंगे तो वो तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हम उसको अनडिस्टर्ब भी 1-2 घंटे के लिए 10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो सॉल्ट और शुगर नीचे बॉटम पे कभी भी नहीं जमेंगे। तो नहीं जमेंगे दैट मीन्स वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए ना अब तो वो हमारा यूनिफॉर्म कैसा है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है, उसको हम सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक। So when salt and sugar are mixed with the water, a uniform mixture is formed, whereas when chalk powder or a sand or a sawdust is mixed with water, the component are not evenly distributed. Sawdust मिला रहे हैं, sand मिला रहे हैं, chalk powder मिला रहे हैं, so they will not form uniform mixture. They will form non-uniform mixture. Clear? Such mixtures are known as non-uniform mixture. यही बात बताई थी आपको कि इस टाइप के मिक्सचर को बेटा हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द साइंस ऑफ मिक्सिंग थिंग्स टुगेदर। तो हम ये देखते हैं कि जब हम चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ें होती हैं, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? देखो नॉर्मली तो हम कुछ भी बोल देते हैं, चाय बना रहे, ठीक है, तो हम उसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि जरा मिक्सचर बना दो, है ना। हम यही बोलते हैं भाई चाय बना दो, तो चाय इज अ मिक्सचर, ठीक है। पानी इज अ कंपाउंड, जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं, है ना, मिक्सचर के बारे में, कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट के बारे में। तो ये जो मिक्सचर है, ये जो कंपाउंड है, ये बनते कैसे होंगे? ये कहीं ना कहीं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही बनते होंगे, ठीक है। तो इसी के बारे में जरा हम बात करेंगे। अ यूनिफॉर्म मिक्सचर सच दैट सॉल्ट और शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड अ सोल्यूशन। जब सॉल्ट और पानी को मिलाया जाता है तो वो क्या बनता है? सॉल्टी वाटर। तो सॉल्टी वाटर इज सोल्यूशन, ठीक है। सॉल्टी वाटर क्या होता है? सॉल्टी वाटर इज अ सोल्यूशन। या फिर चीनी और पानी मिला दिया तो भी वो हमको एक कैसा मिल जाएगा? शुगर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो शुगर सोल्यूशन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन।
क्लियर है? तो सोल्यूशन बन कैसे रहा है? जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं। कैसे बन रहा है सोल्यूशन? जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स कर रहे हैं तब सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। सो व्हेनेवर अ सॉलिड इज मिक्स्ड विद अ लिक्विड टू फॉर्म अ सोल्यूशन, ठीक है, जब भी सॉलिड किसके अंदर मिक्स होगा? लिक्विड के अंदर मिक्स होगा। दैट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, 100% यही चीज हमेशा एप्लीकेबल नहीं होगी, ये चीज याद रखना। देखो, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज लिक्विड। तो व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, क्या कहा? व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड दे फॉर्म सोल्यूशन। वो कैसा सोल्यूशन बनाएंगे? वो एक सोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। एंड वो जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उनका भी अपना एक स्पेसिफिक नेम है। वन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड अनदर वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एक को हम सॉल्यूट बोलेंगे, एक को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई किसको सॉल्यूट बोलेंगे हम किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? हम तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। यहाँ पे तीन तीन नाम है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन। सोल्यूशन तो हमको पता चल गया, द एंड प्रोडक्ट इज सोल्यूशन, द एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज सोल्यूशन, ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। ठीक, अभी अगर पूछा जाए कि नमक और पानी में से सॉल्यूट कौन सा था और सॉल्वेंट कौन सा था, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो देयर इज सम क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ओके। नाउ whenever a solid is mixed with a liquid to form a solution, the solid component is called solute। इन्होंने तो भाई सीधा सीधा कह दिया कि जो सॉलिड फॉर्म में होगा, जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। तो यानी कि सॉल्ट इज सॉल्यूट, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे। एंड जिसके अंदर क्षमता है कि भाई वो चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, जिसके अंदर क्षमता है कि वो चीजों को डिसॉल्व कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। सो द लिक्विड कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो लिक्विड कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। द सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो वही सॉल्यूट जब सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सो दे फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं? वो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, ठीक है, दे फॉर्म सॉल्यूशन। क्लियर? वो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर गिव शुगर सॉल्यूशन, ठीक। तो यही है कि ये हमारा मान लो सॉल्यूशन है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अच्छा, एक ही आप फैक्टर पे काम करेंगे ना तो अक्सर आपसे गलतियां हो जाएंगी। जैसे कि हमने यहाँ पे, आपकी बुक ने तो कह दिया कि जो सॉलिड फॉर्म में होगा उसको आप सॉल्यूट मान लो, जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसको आप सॉल्वेंट मान लो। बट याद रखना, अगर आप एक ही फैक्टर पे हमेशा काम करते रहे ना तो कहीं ना कहीं जाके आपसे गलतियां होंगी। दूसरा फैक्टर सुन लो फिर, सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, देख लो, सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो हमारा सॉल्यूट कहलाएगा। दूसरा फैक्टर। तीसरे फैक्टर पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर कुछ ये है कि अगर जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, ठीक है, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। आप देखो, पानी के अंदर चीनी डाल दो, पानी रिमेन पानी, बट शुगर और सॉल्ट क्या हो जाएगा उस पानी के अंदर जाके? वो तो अल्टीमेटली विल डिसॉल्व ना, वो तो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। दैट मीन्स दे लूज इट्स आइडेंटिटी। तो जो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, जो अपनी आइडेंटिटी खो देता है वो क्या कहलाता है? वो सॉल्यूट कहलाता है। जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो सोल्यूशन बन जाता है। वाह वाह, क्या बात है ना? चलो, सो when a solution is formed by mixing two liquid, it is not always clear which substance is dissolving the other. In such case, the substance present in the smaller amount C, smaller amount is called solute, while the one large amount is called solvent. क्या कह रहे हैं कि मान लो एक ऐसा भी सोल्यूशन हमारे पास हो सकता है जहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, फिर तो हमारा फर्स्ट फैक्टर इज इनकरेक्ट। जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो सॉलिड होगा वो सॉल्यूट होगा और जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट होगा। इफ बोथ दी सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, अगर दोनों के दोनों सब्सटेंस अपने लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
तब हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है एंड जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। क्लियर, गलती नहीं होगी। नाउ वी नो एयर इज अ मिक्सचर, हाँ भाई ये तो हमको पता ही, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में। सो कि जो एयर है वो तो मिक्सचर है ना। वुड अ मिक्सचर ऑफ गैसेस आल्सो बी कंसीडर अ सोल्यूशन? क्या मिक्सचर ऑफ गैस को भी हम सोल्यूशन बोलेंगे? बता दो, क्या मिक्सचर ऑफ गैस को भी हम सोल्यूशन बोल सकते हैं? जैसे अभी हमने दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये सारी चीज़ें हमने मिला के सोल्यूशन बना दिया, है ना। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए एयर के बारे में, गैसेस के बारे में, तो क्या गैस भी एक सोल्यूशन बन सकता है? बताओ ज़रा। तो हाँ, बन सकता है, ठीक है। जब गैस प्लस गैस मिलते हैं तो एयर का फॉर्मेशन होता है और डेफिनेटली उसको भी हम एक टाइप का सोल्यूशन बोल सकते हैं। क्लियर? जस्ट एज वाटर कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट इन लिक्विड सोल्यूशन, गैसेस कैन आल्सो फॉर्म अ सोल्यूशन। देखो, सॉलिड भी सोल्यूशन बना सकता है, लिक्विड भी सोल्यूशन बना सकता है, तो गैस क्यों पीछे रहे? गैस भी सोल्यूशन बना सकता है, ठीक है, गैस भी सोल्यूशन बना सकता है। विद एयर बीइंग अ कॉमन एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल एयर है हमारा। एयर इज अ गैसियस सोल्यूशन सिंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट इन द एयर, it is considered as the solvent while oxygen, argon, carbon dioxide and the other gases are considered as a solute. तो जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी, दैट इज 78%। तो हमारे एनवायरमेंट में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट, क्यों? क्योंकि वो हायर क्वांटिटी में है। एंड द रेस्ट ऑफ द गैसेस आर इन स्मॉलर क्वांटिटी, सो इट एक्ट एज अ सॉल्यूट। किसकी तरह काम करेगा वो? सॉल्यूट की तरह काम करेगा। क्लियर? एवर हर्ड ऑफ, चलो भाई अब देखो यहाँ पे, अब किसी के मुंह में पानी तो नहीं आना चाहिए, है ना। द चाशनी, क्या कभी आपने चाशनी सुना? क्या है, आपने खाया है? तो क्या ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो द चाशनी, the sugar syrup of the Indian sweet gulab jamun is made up of the large amount of the sugar solid dissolved in a small amount of the water. However, the water is still considered as a solvent and sugar as a solute. कह रहे हैं कि अब लो भाई, अब लो। कह रहे हैं कि कम पानी में हमने ज्यादा चीनी मिला दी, कम पानी में हमने ज्यादा चीनी मिला दी, स्टिल शुगर एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। क्योंकि हमें एक बात तो पता है ना कि वाटर जो है वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बट ये हर जगह काम नहीं करेगा ना। हमने क्यों कहा यहाँ पे कि शुगर जो है वो सॉल्यूट है, ऑल्दो शुगर की क्वांटिटी इतनी नहीं है, आई मीन सॉल्वेंट, ये वाटर की क्वांटिटी उतनी नहीं है जितनी शुगर की है। शुगर हो सकता है ज़्यादा अमाउंट में, अगर हमको गाढ़ा सोल्यूशन बनाना है तो वाटर की क्वांटिटी कम होगी, स्टिल शुगर एक्ट एज अ सॉल्यूट एंड वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट। क्यों? थर्ड फैक्टर याद कर लो, थर्ड फैक्टर याद करिए। थर्ड फैक्टर क्या बताया था? कि जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, जो अपनी जिसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है आफ्टर डिसॉल्विंग, तो वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है। और जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सो अब बात करते हैं 9.2 के बारे में। हाउ मच सॉल्यूट कैन अ मिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व? कि कितना सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है एक सॉल्वेंट के अंदर? बताइए, कितना सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है एक सॉल्वेंट के अंदर? जितनी उसकी क्षमता है या फिर उसकी क्षमता से ज्यादा? तो देखो, सबकी अपनी अपनी एक क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, ऐसे ही पानी की भी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं ना, तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हम कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही पानी के साथ भी है, और पानी हमें ये चीज़ सिखाता है कि अपनी कैपेसिटी से हमेशा अगर ज़्यादा सोचेंगे ना, तो हम ज़्यादा अपने अंदर चीज़ों को डिसॉल्व कर पाएंगे, पर उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। पानी भी मेहनत करता है। कैसे? अगर हम उसी पानी को ना, जैसे नॉर्मल पानी आप ले लो, उसके अंदर आप शुगर मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब उसमें शुगर ऐड नहीं कर पाएंगे हम, तो क्या हमें वहाँ पे रुक जाना चाहिए? नहीं, पानी कहता है कि भाई मेरे अंदर और कैपेबिलिटीज़ हैं, पर मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? मुझे हीट कर दो, मुझे बॉईल कर दो। तो जब हम उसी पानी को ना हीट कर देते हैं, उसी पानी को बॉईल कर देते हैं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, तो उसके अंदर हम और शुगर और सॉल्यूट हम ऐड कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कैपेसिटी कैसे बढ़ी उसकी? मेहनत करके, है ना। उसको हीट देके हमने कैपेसिटी बढ़ाई। ऐसे हम अपनी भी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बस हमें थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। क्लियर?
Now, activity 9.1, let us investigate. So, what will happen if we keep on adding more salt in a given amount of water? I told you. So, take a clean glass tumbler and fill it with the half water. आप clean glass tumbler ले लो, उसके अंदर पानी भर दो. Add 1 spoon of salt in it and stir well till the dissolve completely. आप उसके अंदर क्या करो, 1 चम्मच नमक लेके उसको पानी के अंदर डाल दो और उसको स्टिर करते रहो. ठीक है. Gradually add a spoonful of salt into a glass tumbler and stir. ठीक है. और उसको क्या करो, आप उसको स्टिर करो. ठीक है. आप उसको क्या करो, आप उसको स्टिर करो. वेट. ओके. सो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि हमने क्या किया, 1 ग्लास पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच. ठीक है. ग्रेजुअली एड अ स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट इनटू अ ग्लास टम्बलर एंड स्टिर. ऑब्जर्व हाउ मेनी स्पून्स ऑफ द सॉल्ट यू कैन ऐड बिफोर इट स्टॉप डिसॉल्विंग कंप्लीटली. एंड यहाँ पे हमको क्या चेक करना है कि हम कितना सॉल्ट ऐड कर सकते हैं. ठीक है. उस ग्लास ऑफ वाटर में. ठीक है. और तब तक हम सॉल्ट ऐड करते रहना जब तक वो पूरी तरीके से उसमें डिसॉल्व, मतलब हमें बोल सकते हैं कि तब तक डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए. ठीक है. हम ये बोल सकते हैं. तब तक हमें सॉल्ट को ऐड करना है. सेम थिंग वी कैन डू विथ शुगर ऑल्सो. नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 9.1. सो अमाउंट ऑफ सॉल्ट टेकन एंड द ऑब्जर्वेशन सॉल्ट डिसॉल्व डज नॉट डिसॉल्व. तो 1 स्पून आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, 2 भी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा, 3 भी आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा. बट अगर हम 4 स्पून के बारे में बात करें तो हो सकता है ये पार्शियली डिसॉल्व हो. राइट. ये कैसे डिसॉल्व होगा, ये पार्शियली डिसॉल्व होगा. पार्शियली डिसॉल्व का क्या मतलब होता है, आधा अधूरा डिसॉल्व होना, उसको हम पार्शियली डिसॉल्व होना बोलते हैं. अगर हम 5 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिसॉल्व. फिर वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. राइट. तो हमने क्या देखा, अच्छा ये सेम चीज ना अगर हम शुगर के साथ करेंगे तो हमें थोड़े अलग रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हर एक सॉल्यूट की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो भी कितना डिसॉल्व हो सकते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर. राइट. तो अगर हमने शुगर ले लिया तो वो हो सकता है कि 2 चम्मच के बाद ही डिसॉल्व होना बंद कर दे, वो पार्शियली डिसॉल्व होना स्टार्ट कर दे. ठीक है. सो इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो. Some discussion point, how many spoons of the salt were you able to dissolve before some of it remained undissolved? तो I think मेरे ख्याल से 3 spoon of sugar is completely, not 3 spoon of salt, right? 3 spoon of salt is completely dissolved in given amount of the water. But अगर हम 3 spoon से ज़्यादा लेते हैं then it will partially dissolve, and अगर 5 spoon ले लिया then it will definitely not dissolve. तो क्या हमें वहीं पे छोड़ देना चाहिए? क्या अब हम उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा सा मेहनत करके हम बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हैं. तो ऐसे ही पानी की खासियत है और हमें पानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए. ठीक है. तो पानी की खासियत क्या है कि अगर वो अपने आप को थोड़ा हीट कर ले, अपने आप को थोड़ा तपा ले, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है. ठीक है. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द वाटर टू डिसॉल्व अ सॉल्ट? तो नॉर्मल टेम्परेचर पे दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द वाटर. वो उस पानी की नॉर्मल टेम्परेचर पे कैपेसिटी थी कि भाई मैं 3 स्पून शुगर या फिर 3 स्पून सॉल्ट ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं डिसॉल्व नहीं कर सकता. ठीक है. आ रहा है समझ में? नाउ you might have observed that initially the salt completely dissolved in the water, forming a solution. After adding a few more spoon of the salt, a stage comes when the added salt does not dissolve completely. Yes, एक समय ऐसा आएगा जहां पे salt completely dissolve नहीं होगा and the undissolved salt settle at the bottom. This indicates that the water can no longer dissolve any more salt because it has reaches its limit. ठीक है. तो एक वक्त आने पे क्या हो जाएगा कि सॉल्ट जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. तो यहां से हमको पता चल जाएगा कि यस दिस इज द लिमिट ऑफ दैट वाटर, कि भाई वो उतना ही पानी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है. क्लियर? द सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. एक ऐसा सोल्यूशन
ठीक है, जिसके अंदर हम और पानी भर सकते हैं, पानी के अंदर और सॉल्ट डाल सकते हैं, और सॉल्ट डाल सकते हैं। दैट मीन्स अभी अगर पानी की कैपेसिटी बची हुई है टू ऐड मोर सॉल्ट, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। उस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। यानी कि एक ग्लास पानी के अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाला, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, 2 चम्मच नमक डाला, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, 3 चम्मच हमने नमक डाला, अभी भी उसकी अगर कैपेसिटी है, दैट मीन्स वो हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। बट सोचो कि अब हमने नमक डालना शुरू किया और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा। उसका क्या मतलब है? कि उसकी कैपेसिटी जो है वो खत्म हो गई है। तो जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, when no more solute can dissolve in a given amount of solvent, that solution is called saturated solution। क्या बोलते हैं उसको हम? Saturated solution बोलते हैं। कहाँ लिखा है? However, when the solute stop dissolving and being to settle at the bottom, the solution is called saturated solution. Now, what is the difference between unsaturated solution and the saturated solution? So, when more solute we can add in a given amount of solvent at a given temperature or a specific temperature, that solution is called unsaturated solution. And now, what is saturated solution? When no more solute can add in a given amount of water at a specific temperature is called saturated solution। ठीक, ये है हमारा डिफरेंस कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। क्लियर? नाउ the amount of solute present in a fixed quantity of the solution is termed as its concentration। yes, यहाँ पे अब हमें 2 टर्म और देखने के लिए मिलेंगे। अभी हमने 2 टर्म देखा, वन इज सैचुरेटेड, वन इज अनसैचुरेटेड। एक चीज जो है बुक में नहीं दी गई है बट मैं आपको बता देती हूँ, सुपर सैचुरेटेड करके भी एक कॉन्सेप्ट होता है ना। ऊपर अभी हमने पढ़ा कि एवर हर्ड ऑफ, ठीक है, उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था गुलाब जामुन का। ठीक है, तो अब गुलाब जामुन की अगर हमको चाशनी बनानी है तो कैसे बनाई जाए? हमें तो ये पता है कि भाई हमने पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाला, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसा ही है तो गुलाब जामुन की चाशनी हम कैसे बनाते हैं? हम पानी को गर्म कर देते हैं। ठीक है, अब जो पानी की लिमिट है कि भाई वो 5 चम्मच ही अपने अंदर शुगर डिसॉल्व कर सकता है, अब उसकी लिमिट जो है वो दुगनी हो जाएगी। अब उसके अंदर हम 10 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। तो जो गुलाब जामुन की चाशनी है वो कैसे बनती है? पानी को गर्म करके। एंड दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन जब वो अपनी लिमिट से ज्यादा एक्सीड होके चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर देता है ना, उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, है ना, हमें भी एक सुपर सैचुरेटेड की तरह होना चाहिए टू डिसॉल्व मोर एंड मोर थिंग्स, है ना। और हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें भी सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हमारी लिमिट इतनी है कि आज हमने साइंस पढ़ ली 1 घंटे, हमारी लिमिट खत्म हो गई। नहीं, we should not a saturated, we should be a super saturated। हमें हमेशा super saturated होना चाहिए to grab the things। ठीक है, सो ऐसे ही वाटर के साथ है। चलो, तो हमने सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ये सारी चीजें देख ली। नाउ द 2 न्यू थिंग्स इज, वन इज कॉन्सेंट्रेशन एंड द सेकेंड वन इज डाइल्यूशन। पहले समझ लो, फिर एनसीईआरटी को हम रीड करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है। आप 2 ग्लास पानी ले लो, ठीक है, और दोनों ग्लास पानी में ना क्या होना चाहिए? 2 ग्लास बिल्कुल सेम होने चाहिए, पानी भी उसमें सेम ही रखो। एक ग्लास में आप एक ही चम्मच चीनी डालो और दूसरे ग्लास में ना आप भर के 10-15 चम्मच चीनी डाल दो। दोनों का सोल्यूशन बना दो। अब आप देखोगे ना कि एक बहुत पतला सोल्यूशन बना है और एक बहुत गाढ़ा सोल्यूशन बना है। ठीक है, तो जिसमें द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। और जिसमें अमाउंट कम होता है ना सोल्यूट का, उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो 2 टर्म अभी मैंने बताया, वन इज कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकेंड वन इज डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जहां पे सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो एट अ गिवन लिक्विड और अ गिवन सॉल्वेंट। डाइल्यूट क्या होता है? जहां पे सोल्यूट की क्वांटिटी कैसी हो? कम हो। ठीक है, समझ में आया? अब जरा हम बुक को पढ़ते हैं। सो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a fixed quantity of a solution, it can be called a dilute solution। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूट सोल्यूशन में लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड।
or concentrated solution, more amount of solute. Dilute and concentrated are relative terms. ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे देखो डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हम कैसे बता सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट करके बता सकते हैं. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. अगर देखो एक स्टूडेंट है, ठीक है, हम बोलेंगे भाई ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बट किसके पर्सपेक्टिव में वो अच्छा स्टूडेंट है, वहां पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट का एक स्केल नहीं है कि हम उसको एक नंबर दे दे कि भाई हाँ ये 10 on 10 है, ये अच्छा स्टूडेंट. नहीं, हम क्या करेंगे, उसको रिलेट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे विद द अदर स्टूडेंट, एंड अदर स्टूडेंट के कंपेरिजन में ही इज अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, हो सकता है कि उससे बेहतर कोई अच्छा स्टूडेंट आ जाए, तो फिर उसके कंपैरिजन में वो इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं रहेगा. तो ऐसे ही यहाँ पे भी ना कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूट को हम क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी सॉल्यूट की वो अपने आप कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी सॉल्यूट की वो अपने आप क्या बन जाएगा, डाइल्यूट बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज अ रिलेटिव टर्म. कैसा टर्म है ये, एक रिलेटिव टर्म है. सो one can say in the activity 9.1 the solution obtained by dissolving 1 spoon of salt is dilute as compared to that obtained by dissolving 2 or more spoon of the salt. So can you now reflect which solution is more concentrated, 2 spoon of salt in 100 ml of water or 4 spoon of salt in 50 ml of water. So see 4 spoon of salt in 50 ml of water, यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी बढ़ा दी है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम कर दी है, तो गाढ़ा सोल्यूशन बनेगा, और जब गाढ़ा सोल्यूशन बनता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है. ठीक है, गाढ़ा सोल्यूशन बनता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाता है. क्लियर? So from activity 9.1 we can say that the maximum amount of solute, the maximum amount of solute that dissolve in a fixed quantity of the solvent is called solubility. Solubility का मतलब होता है एक सॉल्यूट की कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर दे. ठीक है, एक सॉल्यूट की कितनी क्षमता है कि वो अपने अंदर सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर दे, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. नाउ Does temperature affect the solubility of solute? Let us find out. क्या टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है? डेफिनेटली. देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको गुलाब जामुन वाला एग्जाम्पल देके, तो अब इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, है ना. तो देखो आज का जो लेक्चर रहा है बड़ा ही अच्छा रहा है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी रहा है. ठीक है, और हमारे सिलेबस का पार्ट था तो हमको पढ़ना ही था. ठीक है, और काफ़ी पता है काफ़ी सारी चीज़ें ना हमें अपने आसपास के बारे में भी पता चलती हैं इन चैप्टर्स को पढ़ के, बिकॉज साइंस इज़ फन, है ना. साइंस क्या है, साइंस तो भाई फन है. ठीक है, और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी साइंस को पढ़ने की, उतना ज़्यादा हम और अच्छे से समझ पाएंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे. तो कभी अपनी क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं होने देनी है, खास करके साइंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होने देनी है. ठीक है, तो अब 9.2.1 से यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, यहाँ से करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक लिए पढ़ते रहिए एंड देखो ढेर सारा आपको बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि आपको अच्छा परफॉर्म करना है अपने एग्जाम्स में. पहली चीज़. दूसरी चीज़ कि आपको नॉलेज भी गेन करनी है, सिर्फ रटाफिकेशन पढ़ाई नहीं होती है ना, आपको नॉलेज भी गेन करनी है, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना है, अपने एग्जाम के लिए भी आपको पढ़ना है. सो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.